तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जीएसटी की दुनिया में एक शब्द ऐसा है जो सब पर राज करता है, और वो शब्द है सप्लाई। आज हम इसी शब्द की गुत्थी को सुलझाएंगे, क्योंकि सच मानिए पूरा का पूरा जीएसटी कानून इसी एक लफ्ज के इर्द गिर्द घूमता है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम जीएसटी के सबसे जरूरी शब्द को जानेंगे। फिर हम देखेंगे कि असल में सप्लाई क्या है और क्या नहीं। ये सेक्शन 7 को समझने का हमारा पूरा रोड मैप है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम टैक्स रेट्स और रिटर्न फाइलिंग की गहराइयों में उतरें, सबसे जरूरी है कि इस खेल का पहला उसूल समझें। और वो उसूल ये है कि भाई टैक्स आखिर लगेगा किस पर? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज की हीरो की, सप्लाई। इसे जीएसटी का गोल्डन रूल समझ लीजिए। अगर कोई लेन देन सप्लाई नहीं है तो उस पर जीएसटी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बस बात वहीं खत्म। ये एक एंट्री गेट की तरह है। अगर कोई लेन देन इस गेट से अंदर नहीं आया तो वो जीएसटी की दुनिया में कदम नहीं रख सकता। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये सप्लाई है क्या? कानून इसे कैसे पहचानता है? चलिए इसकी चेकलिस्ट को देखते हैं, जिससे ये तय होता है कि कोई लेन देन सप्लाई के क्लब में शामिल है या नहीं। सबसे आम मामलों से शुरू करते हैं। तो किसी भी लेन देन को सप्लाई कहने के लिए हमें 3 शर्तें देखनी होती हैं। पहली, क्या कोई सामान या सर्विस दी जा रही है? चेक। दूसरी, क्या उसके बदले में कुछ मिल रहा है, मतलब पैसा या कोई और कीमती चीज? चेक। और तीसरी और सबसे जरूरी, क्या ये सब बिजनेस के लिए हो रहा है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तो बस समझ लीजिए ये एक सप्लाई है और इस पर जीएसटी लगेगा। अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। साल 2021 में एक ऐसा बदलाव आया जिसने क्लब, सोसाइटी और एसोसिएशन के लिए सारे नियम ही बदल दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, पहले माना जाता था कि क्लब और उसके मेंबर्स एक ही हैं, एक ही परिवार की तरह, तो आपस के लेन देन पर टैक्स कैसा? लेकिन अब कानून कहता है नहीं, अब से आप दोनों अलग अलग कानूनी व्यक्ति हैं, और जैसे ही वो अलग हुए उनके बीच का हर लेन देन एक टैक्सेबल सप्लाई बन गया। और इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ता है? सोचिए, हाउसिंग सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस, किसी क्लब की मेंबरशिप फीस या किसी एसोसिएशन की तरफ से ली गई इवेंट फीस, अब इन सब पर जीएसटी लगता है। ठीक है, तो ये तो हुई देश के अंदर की बातें, लेकिन तब क्या होता है जब सर्विसेज इंडिया के बाहर से ली जाती हैं? चलिए इसको भी समझते हैं। और यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है। आमतौर पर जीएसटी बिजनेस से जुड़ी चीज़ों पर लगता है, लेकिन जब हम बाहर से कोई सर्विस लेते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बिजनेस के लिए है या पर्सनल यूज के लिए। अगर उसके लिए पेमेंट हुई है तो बस वो एक सप्लाई है। ये एक अहम एक्सेप्शन है। अब एक मजेदार पहेली, क्या बिना किसी कीमत के, मतलब मुफ्त में, कोई सप्लाई हो सकती है? आमतौर पर तो जवाब नहीं होगा, लेकिन जीएसटी की दुनिया में इसका जवाब है हाँ। चलिए देखते हैं कैसे। इन कुछ खास मामलों में कानून मान लेता है कि सप्लाई हुई है, भले ही पैसे का कोई लेन देन न हुआ हो। इसे डीम्ड सप्लाई कहते हैं। मतलब कानून की नज़र में ये एक सप्लाई है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपनी ही ब्रांच को सामान भेजना, या बिजनेस की चीज़ों को पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करना। इन सब पर जीएसटी लग जाता है। ठीक है, तो हमने ये तो तय कर लिया कि लेन देन एक सप्लाई है। अब अगला कदम क्या है? अगला सवाल है, ये गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की? अब कोई सोचेगा इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि गुड्स और सर्विसेज के लिए टैक्स के नियम, रेट्स और टाइम अलग अलग हो सकते हैं। एक बढ़िया एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट का। वहाँ हमें खाना, जो कि गुड्स है, और सर्विस दोनों मिलते हैं, लेकिन जीएसटी कानून इसे साफ साफ एक सर्विस मानता है। तो इतनी सारी बातों के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या हर चीज, हर लेन देन पर जीएसटी लगता है, या कुछ इसके दायरे से बाहर भी है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कानून ने एक नो जीएसटी जोन भी बनाया है। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिन्हें जानबूझकर सप्लाई की परिभाषा से ही बाहर रखा गया है। ये वो लिस्ट है जिन पर जीएसटी की नज़र नहीं पड़ती, जैसे एक एम्प्लॉय को मिलने वाली सैलरी, जमीन की बिक्री या एक कंप्लीट हो चुकी बिल्डिंग की सेल। इन्हें सप्लाई माना ही नहीं जाता, इसलिए इन पर जीएसटी का कोई सवाल ही नहीं उठता।
इसके पीछे का मकसद भी साफ है, डबल टैक्सेशन से बचना। जैसे सैलरी पर इनकम टैक्स तो लगता ही है। और इसी लिस्ट में आती हैं सरकार की कुछ सर्विसेज। मतलब जब सरकार एक पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर काम करती है, जैसे पासपोर्ट इशू करना, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाता। तो हमने काफी कुछ देख लिया। अब इस सारी जानकारी को एक सिंपल से फॉर्मूले में कैसे फिट करें? एक आसान सा लिटमस टेस्ट बनाते हैं। और ये रहा वो फॉर्मूला, ये 2 लाइंस, बस ये 2 लाइंस पूरे सेक्शन 7 का निचोड़ हैं। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है। तो अब जब ये सारे नियम सामने हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने बिजनेस या रोजमर्रा के लेनदेन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर शायद अब एक नए नजरिए से गौर करने की जरूरत है।